जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस के स्टडी रिसर्च सेंटर पर। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है संसद। और उस संसद के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आज राज्यसभा के बारे में। तो हम इसको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन के रूप में इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए संसद क्या एक घर है। एक घर है, उसमें 3 कमरे हैं, जिसमें से पहला कमरा यानी राज्यसभा, दूसरा कमरा यानी लोकसभा और तीसरा कमरा यानी राष्ट्रपति। तो हम लोग एक एक करके तीनों टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो स्टार्टिंग से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। और सकारात्मकता जीवन में काफी ज्यादा जरूरी होती है। एक चीज और आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो कृपया करके इसे पूरा देखें, ताकि आपको जो है फुल कंटेंट्स जो है आपको कम से कम समय में। और मैं एक चीज और आपको वादा करता हूं कि जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस किसी भी बुक का जो है नहीं छूटने वाला है। तो कृपया करके इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। देखिए क्या है संसद। संसद जो है, मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा कि संसद एक मान लीजिए घर है। इस घर में 3 कमरे हैं, 1, 2, 3, जिसमें से पहला कमरा आप मान लीजिए राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। यानी संसद के कितने अंग हुए? 3 अंग हुए। संसद अनुच्छेद आपका 79 यानी 79 में आता है। और आपका जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आता है, लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है और जो राष्ट्रपति है वो 52 के अंतर्गत आता है। जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 80 यानी राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप एक छोटा सा ट्रिक है, उसके माध्यम से भी याद रख सकते हैं। वैसे आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है, उसको हम लोग भी देख लेते हैं। उस ट्रिक का नाम है सरला। बहुत सारे बच्चे इस ट्रिक से परिचित भी होंगे, जिनको नहीं आ रहा होगा आप वो समझ सकते हैं। सरला में आप देखिए यहाँ पर 100 से मतलब हो गया संसद, यानी जिसका अनुच्छेद जो है वो 79 है यानी 79 है। रॉ से यानी राज्यसभा अनुच्छेद 80, लॉ यानी लोकसभा अनुच्छेद 81। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। सरला आपको बिल्कुल याद रह जाएगा। 100 से संसद, रॉ से राज्यसभा, लॉ से लोकसभा, संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 अनुच्छेद। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। तो कहते हैं कि राज्यसभा जो है, जो अनुच्छेद 80 में हमारे सदन में दिया गया है, इसको उच्च सदन भी कहते हैं, इसको वरिष्ठ सदस्यों का सदन भी कहते हैं, इसको शिक्षित सदस्यों का सदन भी कहते हैं, इसको विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं, इसको प्रथम सदन भी कहते हैं, इसको बुजुर्गों का भी सदन कहते हैं। बुजुर्गों का सदन इन द सेंस ये नहीं कि इसमें सिर्फ जो है वृद्ध ही लोग होंगे, हालांकि इसकी योग्यता क्या है वो आगे हम आपको जब यहाँ पर योग्यता के बारे में बताने लगेंगे तो उसका पूरा डिटेल्स हम बताएंगे आपको। नहीं यानी कि इसका अगर तुलना लोकसभा से किया जाए तो इसमें वरिष्ठ सदस्य होते हैं, इसलिए इन्हें जो है बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। तो इसके कई सारे उपनामों में इसको जो है बांटा गया है, या कई सारे उपनामों के माध्यम से इसको संबोधित किया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में है उसका संपूर्ण विवरण जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है संरचना, यानी इसकी संरचना किस प्रकार से की गई है। तो देखिए जब राज्यसभा का संरचना हम पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो संरचना में जो अधिकतम जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी? अधिकतम संख्या होगी 250। अधिकतम संख्या 250 होगी। लेकिन जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 245 है। अधिकतम हो सकती है 250, लेकिन है कितना अभी? 245। अब इसमें से क्या है आप देखिए, 12 सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति के मनोनीत करने का आधार क्या होता है? तो वैसे व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है जो समाज कल्याण से जुड़ा हो, यानी समाज सेवी हो, चाहे वो कला से जुड़ा हो, चाहे वो संगीत से जुड़ा हो, या किसी भी क्षेत्र में जो है प्रसिद्धि हासिल हो। वैसे विशेषज्ञों को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को? तो 12 सदस्यों को। और जो शेष बाकी रह गए 233, ये आपका अलग अलग राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं।
इन 233 में से जो 8 सदस्य हैं, कितने, 8 सदस्य, ये आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश आप जैसा कि जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उस 8 केंद्र शासित प्रदेश में से मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी 3 यूटीज से ये जो है ये 8 सदस्य चुन करके आते हैं। एक है आपका दिल्ली, दूसरा है पांडिचेरी और तीसरा है जम्मू कश्मीर। तो दिल्ली से 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, पांडिचेरी से 1 सदस्य और 4 सदस्य जो है वो जम्मू कश्मीर से निर्वाचित होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि सदस्यों का वर्णन जो है वो किस प्रकार से इसमें दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है अब हम देखिए कि राज्यों और यूटी से जो है कितने सदस्य आएंगे, तो 233 सदस्य आएंगे और 12 सदस्य जो होंगे वो मनोनीत होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से आप देखें तो कभी कभी पूछा जाता है कि बिहार में सदस्यों की संख्या यानी राज्यसभा सदस्यों की संख्या क्या है, तो उसका आंसर होगा कि बिहार में टोटल 16 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। और अगर मैक्सिमम पूछा जाए यानी सबसे ज्यादा किस राज्य से जाता है, तो वो होगा आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और यहां से सदस्यों की संख्या 31 है राज्यसभा की, यानी 31 सदस्य यूपी विधानसभा द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं। अब इन सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किस आधार पर होता है, इन सदस्यों का जो चुनाव है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, यानी जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसके आधार पर ही वहां पर सदस्यों की संख्या जो है निर्वाचित होगी। अब ये जो जनसंख्या है इसका पैमाना क्या है, यानी किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर जो है हम ये निर्धारित करते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा 1971 ईस्वी की जनसंख्या। 1971 ईस्वी की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सदस्यों की संख्या को निर्वाचित किया जाता है, यानी जो पैमाना है वो 1971 ईस्वी है। 1971 ईस्वी की जनसंख्या के आधार पर ही राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। और एक चीज इसमें क्या है, आप देखिए कि प्रत्येक 10 लाख के सदस्यों पर जो है प्रत्येक 10 लाख नागरिकों पर या 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये जो है शुरुआत के 50 लाख तक की जनसंख्या पर तक ये शर्तें हैं, यानी शुरुआत के 50 लाख तक की जनसंख्या तक जो है हर एक 10 लाख पर एक सदस्य निर्वाचित होंगे। जब जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो फिर सदस्यों का निर्वाचन जो है वो प्रत्येक 20 लाख के संख्या पर होने लगेगा। यानी शुरुआत में 50 लाख तक जो है वो 10 लाख पर सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे और 50 लाख के बाद जो है 20 लाख पर एक सदस्यों का निर्वाचन होगा। अब जब निर्वाचित होकर के प्रतिनिधि यहां पहुंच जाते हैं राज्यसभा में, तो उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो बैठक होती है उसकी गणपूर्ति के लिए जो है वो सदस्यों की संख्या जो है 1/10 होना चाहिए। टोटल सदस्यों का 1/10 सदस्य होना चाहिए गणपूर्ति के लिए, तभी जो है सदन चलेगा, वरना सदन जो है सभापति के द्वारा स्थगित कर दी जाती है। तो ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे संरचना में। अब इसके आगे हम देखेंगे कार्यकाल। अब इसके आगे जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। जबकि लोकसभा में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और एक चीज आप देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और इसमें 1/3 सदस्य जो हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं और फिर नए चुन करके आते हैं। और इन सदस्यों में से जो राज्यसभा बनती है उसका कोई विघटन नहीं होता। जिस प्रकार लोकसभा का विघटन हर प्रत्येक 5 साल पर होता है, तो इसका कोई विघटन नहीं होता है। यानी कि राज्यसभा क्या हुआ, एक अस्थाई सदन हुआ, इसलिए इसका विघटन कभी भी नहीं होता है। इसका औचित्य हमेशा
बना रहता है, चाहे आपातकाल ही क्यों ना लागू हो। अब कार्यकाल के बाद हम देखेंगे इसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, यानी राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसके निर्वाचन के लिए योग्यता क्या हो सकती है। तो सबसे पहले जो योग्यता है वो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। कहां का? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह है उनकी उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष। और तीसरी योग्यता यह है कि वो दिवालियापन ना हो, यानी पागलपन नहीं होना चाहिए, यानी वो मनुष्य जो है वो मानसिक रूप से विचलित नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। चौथा है आपका कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और पांचवा है एक सांसद बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो योग्यता इनमें मौजूद रहे। तो इन 5 स्टेटमेंट्स के द्वारा आप समझ सकते हैं कि एक राज्यसभा के सदस्य के बनने का योग्यता क्या हो सकता है। पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है कि उसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, तीसरा वो दिवालिया नहीं हो, चौथा वो लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, और पांचवा वो सांसद की योग्यता रखता हो। अब देखिए यहां पर लाभ का पद, जैसे कोई विधायक होता है, कोई सांसद होता है या कोई मंत्री होता है, वो लाभ का पद नहीं माना जाता बल्कि वो समाज सेवा के अंतर्गत आने वाले पद माने जाते हैं, इसलिए उसे कोई लाभ का पद नहीं माना जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि राज्यसभा में जो है पदाधिकारी कौन कौन से हैं। राज्यसभा में पदाधिकारी कौन कौन से हैं? तो राज्यसभा में जो पदाधिकारी है वो मुख्य रूप से 2 हैं। एक है आपका जिसको हम लोग सभापति कहते हैं, जो सबसे मुख्य पदाधिकारी है। दूसरा है आपका उपसभापति। उपसभापति। तो इसमें जो सभापति है, ये सभापति का निर्वहन जो है, ये दायित्व जो है कौन पूरा करता है? जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। यानी कि राज्यसभा के जो सदन है उसको चलाने का कार्य कौन किसके अध्यक्षता में होता है, किसके सभापतित्व में होता है? उसको उपराष्ट्रपति के सभापतित्व में होता है। देखिए लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन जब राज्यसभा की बात आएगी तो वहां पर सभापति और उपसभापति होंगे। जब सभापति सदन में मौजूद नहीं रहेगा तो उसकी जगह उपसभापति कार्य करता है, और जब सदन में सभापति और उपसभापति दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं होंगे तो वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है सदन के किसी भी वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति को सदन की में सभापति के कुर्सी पर बैठाकर सदन को चलाया जाता है। कब? जब सभापति और उपसभापति नहीं होंगे तो। और जो सभापति और उपसभापति के कार्यालय का जो प्रधान होता है, वैसे अधिकारी को हम लोग महासचिव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? महासचिव के नाम से जानेंगे। जो सभापति यानी कि राज्यसभा का जो कार्यालय का दायित्व संभालता है उसका पदाधिकारी का नाम महासचिव है। अब हम देखते हैं इसमें जो हमारा अंतिम मुख्य बिंदु है वो है कि राज्यसभा की शक्तियां किस किस प्रकार की है। अब हम राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन देखेंगे। तो दोस्तों शक्तियों के बारे में जानने से पहले जो है हम थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स और इसके बारे में देख लेते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसकी पद्धति क्या होती है, यानी वो किस पद्धति के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो जो उनका जो निर्वाचन होता है वो आपका एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा होता है। यानी कि जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा होता है, और वो किसके अंतर्गत होता है आपको? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 ईस्वी के अंतर्गत होता है। लेकिन देखिए इसमें क्या है ना कि जब एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के अनुसार निर्वाचन होता है और वो निर्वाचन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 ईस्वी के तहत होता है, तो जब 1951 ईस्वी में ये एक्ट बना था तो उस समय जो है निर्वाचन में एक शर्तें ये थी कि जो सदस्यों का निर्वाचन होगा वो उसी राज्य से होगा जिस राज्य का वो निवासी होगा, यानी कि निवास संबंधी एक शर्त जो है वो दे दिया गया था। लेकिन जब 2003 ईस्वी में संशोधन हुआ इस एक्ट का, जब 2003 ईस्वी में इस एक्ट का संशोधन हुआ तो उसमें निवास संबंधी शर्त जो है हटा दिया गया। ये आप लोग याद रखिएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के अनुसार निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों का, लेकिन उस समय एक निवास संबंधी शर्त था कि सदस्यों का निर्वाचन उसी राज्य से होगा जहां के वो निवासी हैं। लेकिन 2003 में संशोधन जब हुआ इस एक्ट में, 2003 में संशोधन के बाद जो है निवास संबंधी जो शर्त है वो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, यानी निवास की शर्तें वो खत्म कर दी गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शक्तियां कौन कौन सी है। तो जब हम राज्यसभा के सदस्यों की शक्तियों का वर्णन करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहली जो शक्तियां आती है वो उसको दो प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। पहला ये है धन संबंधी और दूसरा है गैर वित्तीय। यानी जब धन संबंधी बात आएगी तो धन संबंधी शक्तियों में क्या होगा कि जब कोई धन विधेयक होगा जो लोकसभा से पास किया हुआ रहेगा, उसको राज्यसभा क्या कर सकती है कि सिर्फ 14 दिन अपने विचार के लिए, यानी अपने विचारार्थ जो है उसको रख सकती है। 14 दिन के अंदर उसको सहमति अगर वो दे दे राज्यसभा तो वो जो विधेयक है वो पारित मान लिया जाता है, और अगर 14 दिन के अंतर्गत अगर सहमति नहीं दिया जाता है तो ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वो चाहे तो उस विधेयक को पारित मान ले, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि राज्यसभा उस विधेयक को पारित कर दे तभी लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य होगा। यानी कि लोकसभा के द्वारा जो धन संबंधी विधेयक अगर पारित कर दिया जाए तो 14 दिन के अंदर जो है 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा उसका अनुमोदन कर देना होता है। नहीं करने के उपरांत भी लोकसभा ये मान लेती है कि जो धन संबंधी विधेयक है वो राज्यसभा से पारित हो चुका है। अब अगर मान के चलिए गैर वित्तीय विधेयक हो, तो गैर वित्तीय विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर है। यानी कि कोई अगर गैर वित्तीय विधेयक है तो उस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना जरूरी है, तभी वो विधेयक पारित माना जाएगा। इसके अलावा जब संविधान संशोधन विधेयक हो, जब संविधान संशोधन विधेयक होती है, ऐसे विधेयक के मामले में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक होती है, जरूरी होता है। जब दोनों, और एक चीज है कि जब संविधान संशोधन विधेयक होता है तब संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आप जानते हैं कि जब संयुक्त बैठक जो है आपका संविधान संशोधन विधेयक में नहीं हो सकता है, यानी कि ऐसे विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा अपने अपने स्तर पर अपने अपने सदन में अलग अलग रूपों में उसे पारित करती है, तभी संविधान में संशोधन संभव हो पाता है। उसके बाद राज्यसभा की उस शक्तियों में एक अनुच्छेद आता है 249। अब इस अनुच्छेद में क्या है कि अगर राज्यसभा कोई भी राज्य सूची के विषय को सदन से पारित कर देती है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकता है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 249 में। इसके अलावा आपका एक अनुच्छेद और आप पढ़ते होंगे, अनुच्छेद 312। इसमें क्या है कि अगर राज्यसभा किसी भी सर्विस को
चाहे तो अनुच्छेद 312 का प्रयोग करके नई अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा में शामिल कर सकती है। जैसे कि आप देखेंगे अखिल भारतीय सेवाएं भारत में 3 प्रकार की है। एक होता आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा आईपीएस और तीसरा जो है आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस। तो वो 312 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा और भी किसी सर्विसेज को अखिल भारतीय सेवाओं में ला सकती है। ये इसके विशेष अधिकार होते हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा की शक्तियां होती है आपातकाल के दौरान देखने के लिए मिलती है कि जब कहीं पर किसी राज्य में या पर कहीं देश के किसी भी भूभाग पर आपातकाल लागू हो जाता है तो उस दरम्यान क्या होता है कि अगर मान के चलिए लोकसभा कार्य नहीं कर रही है और आपातकाल लगे हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है तो वहां पर राज्यसभा का अनुमोदन जरूरी हो जाता है। तभी वो 1 महीने से ज्यादा समय तक आपातकाल उस भूभाग या उस क्षेत्र या उस राज्य में लागू रह सकता है, वरना आपातकाल खत्म मान लिया जाता है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भी जो है आपका राज्यसभा के सदस्यों का होना जरूरी होता है। यानी वो निर्वाचक मंडल में जो है राष्ट्रपति के सदस्यों के रूप में, जो निर्वाचक मंडल के सदस्यों के रूप में जो है वो राज्यसभा के सदस्य शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है उस समय भी राज्यसभा के सदस्य जो है योगदान अपना देते हैं, यानी अपने मत का प्रयोग के आधार पर वो निर्धारित प्रक्रिया में जो है शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जो है राज्यसभा के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा टॉपिक काफी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए तो धन्यवाद, और अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।